नमस्कार साथियों, फिर से आपका एक बार स्वागत है राजीव गांधी विचार विकास मंच के सोशल मीडिया चैनल पर। और आज हमारे साथ में आए हुए हैं राजू जी चौथ, जो राजीव गांधी विचार मंच के महासचिव तथा महाराष्ट्र प्रभारी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जय। राजू जी, आज जो हमारा चर्चा का विषय है तो अम्बेडकरी अनुयायियों के केंद्र स्थान जो है नागपुर की दीक्षा भूमि। तो दीक्षा भूमि से रिलेटेड एक बहुत पिछले हफ्ते में बड़ा अपन कांड ही बोल सकते हुआ है। तो वहां पे अम्बेडकरी जनता को विश्वास में न लेते हुए जो कमेटी है दीक्षा भूमि कमेटी, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट का निर्णय लिया और अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने के लिए वहां पे खुदाई का काम शुरू किया। अब वो खुदाई के काम की वजह से आजू बाजू के लोगों के धंधे भी बैठ गए, प्लस खुदाई होने की वजह से जो पवित्र स्थान है दीक्षा भूमि, उसमें जो अस्थियां वगैरह जो रखी हुई उसको धोखा हो सकता है, ऐसा अम्बेडकरी जनता के तरफ से कहा गया। और हमारे जो नेता है जैसे भीमराव अम्बेडकर भारतीय बुद्ध महासभा के होते हैं, प्रकाश जी अम्बेडकर हो गए वंचित आघाड़ी की तरफ से, और राजेंद्र गवई, उसके बाद में आप दलित पैंथर के नेता हो गए। इन्होंने सभी ने मिलके अपनी अपनी भूमिका निभाई। तो इस पे थोड़ा अपन चर्चा करेंगे। तो आप अमरावती के हैं, तो हम सबसे पहले अमरावती के जो दीक्षा भूमि के सचिव हैं डॉक्टर राजेंद्र गवई, उनका क्या मत हो सकता है? आपसे कुछ बात हुई? नहीं, राजेंद्र गौड़ जी से बात हुई है लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मुझे 2 मिनट की बाइक चाहिए, मुझे कम से कम पौन घंटा चर्चा के हिसाब से बात करना है। उन्होंने कहा था टाइम भी दिया। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा का आंदोलन था नागपुर दीक्षा भूमि में, तो वो आ नहीं पाया। फिर दूसरे दिन मैं उनके घर गया, क्योंकि कलेक्टर वगैरह से मीटिंग थी, उस समय उनसे भी बात की, यानी उन्होंने टाल दिया थोड़ा सा और शाम को चले गए बाप। फिर ठीक है, लास्ट संडे को आए थे, वो भी एकदम आनंद में आए, फिर चले। फिर कल मैंने उनके जिलाध्यक्ष जी से बात किया कि मुझे डॉक्टर साहब से बात करना है किसी बात, क्योंकि ये जो आंदोलन है दीक्षा भूमि विषय, इसमें अभी कैसा हो गया, अम्बेडकर वर्सेस गवई ऐसा सीन तैयार हो गया कम से कम अमरावती में और महाराष्ट्र की राजनीति। और अम्बेडकर वादियों के जो सोच विचार है उसमें अभी 2 गट तैयार हो गए, एक अम्बेडकर का, एक गवई का। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रकरण में, दीक्षा प्रकरण में राजनीति हावी होने लगी, सामाजिक कम राजनीति ज्यादा। एक तो हमारे दलित समाज के जितने भी स्थल है या कोई धार्मिक स्थल है, विहार है या कोई पर्यटन स्थल है, एक तो सरकार की ओर से निधि मिलती नहीं है। बड़ी मुश्किल से निवेदन दे देकर, मंत्री के पीछे लगकर, मंत्रालय में चक्कर मारकर, सरकार से निवेदन वगैरह देते हुए बड़ी मुश्किल से निधि प्राप्त होती है। और वो निधि मिलने के बाद फिर इनका राजकारण शुरू। ठीक है, वो समिति ने क्या डिसीजन लिए, क्या नहीं लिए, उनके डिसीजन गलत है क्या सही है, उस पर चर्चा होना चाहिए ना। वो दीक्षा भूमि का जो निधि आई है 204 करोड़, उसका NIT की ओर से उसका प्रोजेक्ट है, NMARD के हिसाब से उसका डेवलपमेंट का प्लान है। उन्होंने प्लान तो ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है ना, उस समय पे क्यों नहीं होगा अध्यक्ष? मेरा कहना है सर, समिति ने उसमें मुखारती जो ऐसा दिलाया कि ठीक है आप जैसा करो, आपके साथ में, क्योंकि पैसा आया हुआ है, निधि आई हुई है। लेकिन समिति ने ये भी ध्यान नहीं रखा कि उस प्रोजेक्ट में क्या प्लान, वो प्लान के अंदर में क्या क्या सुविधा दी है, या उस प्लान से किसी को कुछ तकलीफ होगी या दीक्षा भूमि को कोई तकलीफ होगी, या फिर उस सुविधाओं के द्वारा कुछ जो स्तूप बना हुआ है उस पर दरारें तो नहीं। ये सब विचार विमर्श करने के बाद समिति ने अपना आवाज देना चाहिए। समिति ने बाकायदा NIT की ओर और NMARD की ओर अपना सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया।
वो सकारात्मक दृष्टिकोण में उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। तो पार्किंग की जो व्यवस्था है, सबसे बड़ा मुद्दा आंदोलन का पार्किंग, और वो पार्किंग भी अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए इन्होंने हाँ नहीं कहना चाहिए, या फिर इन्होंने सकारात्मक रूप नहीं दिखाना चाहिए, उस पर चर्चा होना चाहिए। अरे नागपुर की, कम से कम नागपुर की जनता को भी विश्वास में लेना चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था का ये पहला स्टेप है, वो होना चाहिए। इन्होंने ऐसा कुछ भी लोगों को बताया है, सिर्फ एक वीडियो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे कहते हैं वो वीडियो के रूप में दिखाया, पेपर में दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। लेकिन कुछ समय के बाद जब वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे खोदे गए, वो खड्डे देखने के बाद लोगों ने सोचा ये खड्डे क्या है, तो खड्डे किसने खोदे, इतने बड़े 40 फुट नीचे गए, 50 फुट गए, 60 फुट गए, इतने बड़े खड्डे का मतलब क्या है। और वहाँ पे मिट्टी जमा हो रही है, मिट्टी का जो आप देखेंगे वो जो स्तूप बना हुआ है दीक्षा भूमि का, उसके लेवल पर आ गया। इतना पहाड़ जैसे मिट्टी खड़ी हो गई, तो लोगों को शंका हुई इसमें क्यों, ये क्या 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 कारण है। तो कुछ अफवाहें थे, अफवाहें ऐसी कि जो मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, या मेट्रो स्टेशन के लिए पार्किंग की जगह होना चाहिए, वो पार्किंग की जगह यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग की, ऐसी अफवाह। दूसरी अफवाह ऐसी थी, दीक्षा भूमि परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज में पढ़ा, वो विद्यालय की पार्किंग के लिए जगह होनी चाहिए। एक ही दूसरी अफवाह थी। तीसरी अफवाह ऐसी जो पार्किंग का कमर्शियल उपयोग नहीं होगा, वो एक अफवाह फैलाई थी। इन अफवाहों के चक्कर में कुछ समाजसेवी संगठन, राजनीतिक संगठन उन्होंने आंदोलन किया, वो आंदोलन के चक्कर में वहाँ बहुत सारे लोग जलाने का कार्य हुआ, ये हमने देखा। वो एक अहिंसक कार्रवाई के रूप में सामने दृश्य। उस समय में अम्बेडकर समाज के जो नेताओं जो भूमिका रखी है, वो भूमिका उन्होंने उस तरह से नहीं रखना चाहिए। पहले जनता को शांत करना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर की भावना है, भावनाओं को आप उबाल नहीं दे सकते, उन्हें पहले शांत करना चाहिए, और शांत करने के बाद ही आप विषय जनता के सामने रख सकते हैं, और विषय पर चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद उसका कुछ न कुछ रिजल्ट है। इस पूरे प्रकरण में विनोद जी आप देखेंगे तो जो समिति है, दीक्षा भूमि स्मारक समिति, वो समिति के सचिव को ही बदनाम किया है। और मुझे नहीं लगता है कि वो सचिव जो है अभी फिलहाल डॉक्टर राजेंद्र गवई, उसका कुछ इसमें ज्यादा रोल है, क्योंकि अभी वो 2-4 महीने पहले ही सचिव बने हैं। और इस अम्बेडकर प्रोजेक्ट जो है, दीक्षा भूमि का प्रोजेक्ट है, कई वर्षों से है। उससे पहले जो सचिव थे या जो पदाधिकारी थे, उनसे जवाब करना चाहिए था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में राजेंद्र गवई को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, समझ। जैसे कि हमारी जनता को मालूम है, नागपुर में आरएसएस का भी केंद्र है, और अभी दीक्षा भूमि को इतना ज्यादा फंड देने के बाद उसमें कहीं ना कहीं नितिन गडकरी और फडणवीस का हाथ हो सकता है। और हमने डॉक्टर राजेंद्र गवई को पिछली बार आपने इलेक्शन में सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अगर हमको साथ नहीं देती तो हम बीजेपी के साथ में भी जाने के लिए तैयार है। ये एक पहलू है राजेंद्र गवई का। और आने वाली 13 तारीख को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक हॉल में फडणवीस, रामदास आठवले की उपस्थिति में कमलताई गवई का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं बीजेपी की ओर ज्यादा झुकाव कह सकते हैं हम? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, राजनीति में आपको अगर किसी पक्ष की ओर से सकारात्मक सहयोग नहीं मिलता है तो आप उससे थोड़े दूर चले जाते। दादा साहब गवई जब तक जीवंत थे उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, और कांग्रेस ने दादा साहब का भी साथ नहीं छोड़ा। जो दादा साहब ने काम किए हैं वो भूल नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर दलित समाज के लिए किसी ने कार्य किए हैं वो दादा साहब गवई है। ये अभी जो राजनीति चल रही है कि जैसे डॉक्टर साहब की जो माता जी है, लेडी गवर्नर, उनका जन्मदिन है, मेरे ख्याल से 75वां है, जो भी है, तो उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है, जाहिर है उनकी जो मानसिकता जिस पक्ष की ओर है उस पक्ष के लोग आएंगे समारोह में, स्वागत समारोह में, या फंडिंग भी होती है ना। लेकिन फंडिंग तो इसमें मैं नहीं कहूँगा। अगर राज्य के उप मुख्यमंत्री लेडी गवर्नर के जन्मदिन पर आते हैं तो उसे राजनीतिक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। या नितिन गडकरी आ रहे हैं, वो केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, बहुत सारे काम होते हैं, वो आ रहे हैं तो उसको भी राजनीति नहीं देखना चाहिए। दरअसल क्या होगा, राजेंद्र गवई को राजनीति में किस हिसाब से जाना चाहिए अमरावती की ओर से, वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। कभी वो
नवनीत राणा रवि राणा के साथ में जाते हैं, कभी बीजेपी के फेवर की बात करते हैं, कभी कांग्रेस का विरोध करते हैं। ये राजनीति के पार्ट है। लेकिन राजनीति हमारी किस तरह होना चाहिए दलित समाज की, वो अगर राजेंद्र गवई अगर समझते हैं तो मुझे लगता है कि उनका जो रास्ता है, जो रुख है बीजेपी को, वो कट हो जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को अपनाना चाहिए। दादा साहब जीवंत उदाहरण है ना उसके। दादा साहब ने कभी कांग्रेस के विरोध में नहीं गए, बार्गेनिंग उन्होंने भी की है। दादा साहब भी बार्गेनिंग करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे करते थे, दादा साहब भी करते थे। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के इतर दूसरे पार्टी को समर्थन नहीं दिया। आप देखो ना 98 99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी को जब वोटों की जरूरत थी, जब उनकी सरकार गई, तो उन्होंने सबसे पहले दादा साहब गवई से संपर्क किया था। दादा साहब गवई ने कहा मेरी विचारधारा अलग विचारधारा, मेरी विचारधारा कांग्रेस के समकक्ष है और आपके पार्टी की बीजेपी की विचारधारा चेंज है। वो उस विचारधारा के अनुरूप में नहीं चल सकता, क्योंकि दलित समाज का जो भविष्य है वो भविष्य आपकी विचारधारा परिपूर्ण नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने गिरा दिया सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार गिर गई ना, उसमें दादा साहब गवई का नाम पड़ा। लेकिन इतना सब होने के बाद ये चीजें दादा साहब गवई की चीजें उनके सुपुत्र डॉक्टर राजेंद्र गवई जो महासचिव रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के, वो नहीं समझ पा रहे। वो दुर्भाग्य अमरावती की जनता का, ऐसा मुझे लगता है। राजेंद्र गवई ने अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, वो चल नहीं रहे। लेकिन ये सारी राजनीति का जो राजनीतिकरण किया गया है, वो दीक्षा भूमि से जोड़कर जो देखा जा रहा है ना, वो गलत है। दीक्षा भूमि चीज अलग है, दीक्षा भूमि का भाग अलग है, दीक्षा भूमि का राजकारण अलग है, वो सामाजिकरण होना चाहिए। दीक्षा भूमि के लिए जो निधि आती है वो कौन देगा? जो सरकार में हो। उस समय में अगर सरकार में बीजेपी हो तो हमारा काम है ना बीजेपी सरकार से मांग नहीं करना चाहिए। बीजेपी सरकार ने निधि दी है, लेकिन निधि देने के बाद जब कोई कार्यक्रम होगा दीक्षा भूमि में तो सरकार के लोग ही आएंगे ना, उसका भी आप विरोध करते हैं। एक तो पैसा भी मांगेंगे, फिर उसका विरोध भी करेंगे, ऐसा नहीं चलता। जो सरकार में होगा वो कार्यक्रम में आएंगे। लेकिन ये आरएसएस का जो गढ़ है, आरएसएस के गढ़ की वजह से हमारे दीक्षा भूमि का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो ये थोड़ा समझ से परे है। आरएसएस का गढ़ है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जब समता सैनिक दल की स्थापना किया था, वो आरएसएस की स्थापना के एक साल के बाद ही किया। जैसे आरएसएस की स्थापना 1925 में, समता सैनिक दल की स्थापना 1926 में। बाबा साहब ने आरएसएस के संगठन के पैरेलल समकक्ष अपने संगठन को चलाने की कोशिश किया, क्योंकि उन्हें पता है कि आरएसएस की विचारधारा जिस तरह की है वैसी विचारधारा दलित समाज की भी होना चाहिए, तो आगे बढ़ेंगे। आज हमारे दलित नेताओं ने उनकी विचारधारा में चले नहीं। आज आरएसएस सत्ता में है, मतलब बीजेपी सत्ता में है, वो आरएसएस की सत्ता है। समता सैनिक दल कहाँ है? यहाँ पे बाबा साहब की पार्टियां कहाँ है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कहाँ है? या उसके जो इतने सारे गठ हो गए कहाँ है वो? आपको सत्ता में जाना है। सत्ता में जाने के बाद आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आज आप सत्ता में नहीं है तो आप उनके सामने हाथ फैला रहे हैं जिनके विरोध में बाबा साहब ने अपना पूरा संगठन खड़ा किया, अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया उसके विरोध में है। और आज राजेंद्र गवई अगर आरएसएस या बीजेपी की बात करते हैं तो ये तो राजनीति में कच्चे खिलाड़ी समझ। दूसरी पहलू ये आपने जैसे शुरू में कहा ना कि कहीं ना कहीं राजेंद्र गवई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम ये कह सकते कि जिन्होंने आंदोलन छेड़ा था वो कर रहे, जैसे भीमराव अंबेडकर है, प्रकाश अंबेडकर है, दलित पैंथर के नेता है, इधर जो अम्बेडकरी संगठन है, वो क्या राजेंद्र गवई को राजकीय बदनामी कर रहे हैं? नहीं देखिए विनोद जी, कैसा हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर की जब डेथ मृत्यु हुई ना, महापरिनिर्वाण जब हुआ, तो उसमें अघोषित एक समझौता टाइप की बात है दलित समाज के वरिष्ठ नेताओं, जैसे चंद्रपुर के बैरिस्टर राजा खोबरागढ़ में चंद्रपुर समाज उन्होंने संभाला, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी चेंज कर दिया, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसा रखा। दादा साहब गायकवाड़ नासिक संभालने लगे, वो उनका पार्ट हो गया। राजा ढाले मुंबई वगैरह संभालते थे, रामदास शास्त्री तो बाद में आए। दादा साहब गवई अमरावती से 84-80 के बाद में अम्बेडकर घराना राजनीति में है, बाबा अम्बेडकर जो अपोला और पुणे था। और उस समय में दादा साहब जीवंत थे, उस समय में जागतिक बौद्ध महासभा जो है उसके इंटरनेशनल उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। दादा साहब गवई का एक और अम्बेडकर घराने का एक अघोषित समझौता है कि आप अकोला और उधर का भाग संभाले,
और दादा साहब गए अमरावती और किधर का बात अकोला और वो साइड में आ गया चैत्यभूमि का विस्तार एक है। चैत्यभूमि आप अम्बेडकर के अंडर में है, बाबा साहब अम्बेडकर या अम्बेडकर घराने के जो दीक्षा भूमि का जो पार्ट है, दीक्षा भूमि पार्ट दादा साहब कवि के अंतर्गत यानी उनके दिशा निर्देश में है। आप देखिए ना चैत्य भूमि का विकास देखिए कितना हुआ, दीक्षा भूमि का विकास देखिए, ठीक है ना। दीक्षा भूमि देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, इंटरनेशनल जो अनुदान होता है, जो काम होता है वो भी मिलता है, देश विदेश के पूरे देश के सभी राज्यों के लोग आते हैं। चैत्य भूमि में जितने लोग आते हैं, चैत्य भूमि में सिर्फ बाबा साहब का महानिर्वाण हुआ इसलिए वहां जाते हैं, बाकी चैत्य भूमि में कोई सुविधा नहीं। वो भी तो अम्बेडकर घराने में आते हैं, अम्बेडकर घराना। अभी आप देखेंगे मेरे ख्याल से पिछले शनिवार भीमराव जी अम्बेडकर आए थे नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थे। उन्होंने कहा कि दीक्षा भूमि ये जो जगह है ये भारतीय बौद्ध महासभा को मिला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन वो अभी जो जमीन है ये जमीन हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या है, मतलब भारतीय बौद्ध महासभा के अधिकार क्षेत्र, ठीक है, उन्होंने मांग रखी है। अन्यथा जो काम है वो कामों के विरोध में जो समिति ने काम किया वो समिति पर FIR दाखिल यानी गुनाह दाखिल कर। ये भीमराव जी अम्बेडकर कैसे बोल सकते मुझे वो समझ उन्हें नहीं बोलना चाहिए। भारतीय बौद्ध महासभा को जब जगह थी उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो जगह सिर्फ एक दिन के लिए क्या 1956 जो जगह दिशा लेने के लिए जारी वो जगह ही ऑलरेडी गाय भैंस जानवर चराने के लिए जगह पूरी होना, ठीक है। वो जगह धम्म दीक्षा के लिए सरकार से मांग रखी थी कि भाई हमें कार्यक्रम चाहिए। सरकार ने वो जगह उन्होंने से एक दिन दिया 14 अक्टूबर 1956 और उसके 2 दिन के बाद फिर से वो वापस जानवर करेंगे, ऐसा बाकायदा लेटर में लिखा हुआ है। वो कहाँ दिया अभी बौद्ध महासभा, वो तो 1900 जब यशवंतराव चौहान सबसे पहले जो यशवंतराव चौहान की शायद जब वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने बाबा साहब के स्मारक के लिए जगह दिया, वो स्मारक के लिए, ठीक है। वो फिर ये कहते हैं कि भारतीय बौद्ध महासभा कोई हरकत नहीं है ना, लेकिन आज भारतीय बौद्ध महासभा ओरिजिनल बौद्ध महासभा है जिसके जागतिक उपाध्यक्ष दादा साहब गवे थे, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। वो भारतीय बौद्ध महासभा आज अस्तित्व में है क्या? इनके घर में ही 2 गठ हो गए भारतीय बौद्ध महासभा के, एक भीमराव अम्बेडकर समाज थे, एक राजरत्न अम्बेडकर समाज। अब हमने क्या समझना कि भीमराव अम्बेडकर की भारतीय बौद्ध महासभा ओरिजिनल है या राजेंद्र अम्बेडकर राजरत्न अम्बेडकर की भारतीय बौद्ध महासभा पता ही नहीं है। और जो इंटरनेशनल बौद्ध महासभा है वो कहाँ है, जो दादा साहब जिसके वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन सी सभा है। तो ये जो सारा मसला ये राजनीतिकरण शुद्ध रूप से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, ठीक है ना। ये जो दीक्षा भूमि है अभी इसकी जो समिति है वो बाकायदा समिति पब्लिक ट्रस्ट वाली है ना, वो पब्लिक ट्रस्ट के अंडर में आती है, मतलब प्रशासक या शासन का उस पर अधिकार है। मैं तो सोचता हूँ कि जो दीक्षा भूमि का जो विकास है वो शासन के देख रेख में ही होना चाहिए। और पब्लिक ट्रस्ट तो ऑलरेडी है, आपको समिति पसंद नहीं है, समिति के पदाधिकारी पसंद नहीं है, आप पदाधिकारी को हटाने की मांग, ठीक है ना। रजिस्ट्रार के यहाँ आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, केस दाखिल कर सकते हैं। पब्लिक ट्रस्ट के जो समिति के सदस्य है वो हटा दिए जाएंगे, लेकिन आप इसके चक्कर में कवई गढ़ अम्बेडकर समाज जो इधर है अमरावती परिसर है साइड से, और अम्बेडकर गढ़ जो अम्बेडकरवादी लोग है अकोला और वो साइड के, उन 2 गठों में आप अभी जुड़ाव ऑलरेडी अम्बेडकरी समाज के लोग बटे हुए हैं अलग अलग गठों में। रामदास अठवले का गठन अलग है, जोगेंद्र गवाड़े अलग है, खोबरा गढ़े अलग है, गोरीप अलग है, गवी गढ़ अलग है, अम्बेडकर का वंचित गढ़ भी अलग है, इतने सारे गढ़ हो गए। ये क्यों कर रहे? ये शुद्ध राजनीति। इन्होंने जो अघोषित समझौता था चैत्य भूमि आप संभालो, दीक्षा भूमि का वो इधर संभालेगा, इसमें ही समाज का विकास होना चाहिए। विकास के लिए निधि लगती है और निधि आई है तो वो वापस भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपने ऐसे कृत्य किए हैं जैसे अभी दीक्षा भूमि 1 जुलाई को हुआ है, वैसे भी तो निधि कौन देगा आने वाले भविष्य में? वो निधि में अगर वाकई में पार्किंग की समस्या है, अंडरग्राउंड पार्किंग का मसला है, तो अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं होगी, वो किसी और जगह पर हो सकती है।
है ना, हाँ, आगे किसी जगह और हो सकती है, आगे कॉलेज लेकिन है। जो पार्किंग छोड़ के जो बाकी के विकास कार्य है वो भी तो रुकने पड़ेगा। वो अगर नहीं होगा तो क्या मतलब है। इतने सारे लोग वहां जाते दीक्षा भूमि में, धूप में, बरसात में, ठंड में, बैठने के लिए, रुकने के लिए जगह नहीं है, छाव नहीं है जी। कहाँ बैठेंगे लोग। सिर्फ स्तूप में जाते हैं, स्तूप में रहेंगे क्या? उनको सुविधा होना चाहिए। वहाँ शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, घूमने फिरने की जगह नहीं है, साइकिल स्टैंड या जो पार्किंग है वो तो है ही नहीं। लेकिन जब कार्यक्रम होता है, धूप होती है, बरसात होती है, उस समय में लाखों लोग आते हैं, 20 लाख के लगभग आते हैं, कहाँ रुकेंगे? तो उसकी सुविधा के लिए जो पैसे आए हुए वो तो करने दो। पार्किंग नहीं होगी, पार्किंग चाहिए भी नहीं, पार्किंग से वाकई में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसके जड़ में जाना चाहिए। तो पार्किंग का मसला हटा के बाकी की सुविधा तो होना चाहिए। सामान्य जनता की मांग यही होती है कि हमें सुविधा चाहिए। किसी भी दर्शनीय भाग या किसी भी मंदिर या किसी भी संस्था या कोई भी स्मारक होते हैं, वहाँ जाने वाला सोचता है कि हमें सुविधा मिलना चाहिए। हम सिर्फ वो बिल्डिंग को देखने के लिए नहीं जाते, वहाँ सुविधा के हिसाब से भी जाते हैं। नहीं तो सुबह जाएंगे, शाम को वापस आएंगे। वहाँ स्टे भी होना चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा ना। वो सारी चीजें करने का जो मानस है या जो कार्य है वो समिति ने रखना चाहिए, NIT ने रखना चाहिए, शासन ने रखना चाहिए। और हाँ, सवाल समिति को हटाएगा तो आप केस कर सकते हैं, नेक्स्ट आपके पास है, कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन इसी बहाने आप किसी भी व्यक्ति को, उस व्यक्ति के सुपुत्रों को बदनाम करेंगे, ये तो गलत है। जिसने दीक्षा भूमि की नींव रखी है, जिसने दीक्षा भूमि को बढ़ाया है, जिसने दीक्षा भूमि का विकास किया है, उसके विरुद्ध में ऐसे कोई चक्र नहीं करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। अभी आपने कहते समय ये कहा कि भाई समाज को या जनता को उसके बारे में सोचना चाहिए। तो हमने देखा है कि अम्बेडकरी समाज 14 अप्रैल रहे, 14 अक्टूबर रहे या दशहरा रहे, उस समय दीक्षा भूमि में काफी ताकत के साथ भीड़ आती है। और अभी वहाँ थोड़ा मैदान होने की वजह से काफी लोग अपने अपने हिसाब से वहाँ पे रह सकते हैं और कार्यक्रम में कोई धक्का बुक्की नहीं होती। पर क्या डेवलपमेंट होने के बाद ये मैदान उन्हें मिलेगा? अगर मैदान नहीं मिलता है, आपने जैसे कहा कि अगर डेवलपमेंट हो गई, रूम्स आ गई, हॉल्स आ गया, तो उतने लोग तो हॉल्स और वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। देखिए विनोद जी, क्या होगा, वो जो दीक्षा भूमि जो परिसर है, अब जो ग्राउंड है पूरा, वो टोटल 22 एकड़ में फैला, ठीक है ना। अब पिछले साल तक तो लोग आए ना, वहाँ प्रॉब्लम तो ही नहीं है, थोड़ी बहुत होती रहती है हर जगह पर। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि उसका पर्यटन स्थल के रूप में अगर उसका विकास किया जा रहा तो जगह वो कम पड़ेगी, अब पूरी हो जाएगी। तो जगह बढ़ाना चाहिए। अब जगह बढ़ाने के लिए आपको दूसरी जगह है नहीं, तो वहाँ पर एक कृषि विभाग की जगह है 3.5 एकड़ है, और आरोग्य विभाग की जो है वो 16.5 एकड़ जगह है, मतलब 20 एकड़ जगह है। और वो 20 एकड़ जगह अधिग्रहण करने की केस ऑलरेडी शैलेश नागनवरे करके हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील है, उन्होंने केस सबमिट किया 2018 में किया, वो जगह अधिग्रहण करने वो केस चालू है। और उनका एक ऐसा मानस है कि जैसे शेगांव का जो प्रोजेक्ट है, शेगांव का जैसा विकास हुआ है, उसी के तर्ज पर हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर दीक्षा भूमि का विकास होना चाहिए। और उसके लिए ये जो 3.5 एकड़ और 16.5 एकड़ जो जगह है वो अधिग्रहित की जाए। वो जो 20 एकड़ जमीन हो जाएगी, वो 20 एकड़ में जैसे शेगांव में विकास हुआ है, बिल्डिंग, होटल, जो भी वो 20 एकड़ में किया जाए, ऐसा उनका एक केस में जो दावा है, वो जो याचिका दाखिल किया हाईकोर्ट में, वो चल रही है। और दूसरी मेन बात, ये जो दीक्षा भूमि का विकास का जो पैसा है वो भी हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर ही आया हुआ है। सामान्य जनता ने मांग रखी है, समिति ने मांग रखी है, मिलना ही है। लेकिन उस क्षेत्र का विकास हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर हो रहा है, लेकिन जन मानस का भावनाओं का आदर रखते हुए इस समय में उस काम को स्थगित, पार्किंग रहेगी नहीं रहेगी, सुविधाएं होंगी नहीं होंगी, उस दीक्षा भूमि के अभी के परिसर में नहीं करना थोड़ा मुनासिब नहीं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो अधिग्रहित जमीन होगी वहां करना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे उनको अगर बड़ा हॉस्टल, बड़े होटल, वहाँ रहने की व्यवस्था, लोगों के वाचनालय, ऑडिटोरियम, बाबा साहब के जो उन्होंने थिएटर की जो बात है कि वो ये सारी सुविधा वहाँ हो सकती है ना, पार्किंग की सुविधा भी वहाँ हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो 22 एकड़ जगह जमीन है वो तो जनता के लिए है, यानी इतना बढ़िया विकास होगा इस वक्त वो ध्यान वो देना चाहिए।
हाईकोर्ट में पिटिशन 2018 से मैंने कल ही एडवोकेट शैलेश नागरहोटे का स्टेटमेंट सुना है और वाकई में वो काबिल है। और सामान्य जनता को कम से कम राजनीति में न फंसते हुए बाबा साहब के दिशा भूमि के विकास को करना चाहिए। ये फालतू की बात है। वो जो उन्होंने कहा ना बुक स्टॉल जो करोड़ों अरबों रुपए के बुक बिकते हैं, आपको मैं बताता हूँ जिस दिन वो आंदोलन हुआ था उसमें कितने लोग थे, 2 से 3 हजार लोग, लेकिन उसमें ज्यादातर लोग बुक स्टॉल वालों को डर लग रहा था लेकिन पार्किंग बनेगी, सुविधा होगी तो हमारे बुक स्टॉल बंद हो जाएंगे, यानी हमारी ग्राहकी बंद हो जाएगी। बराबर आयरन में यहाँ बिजनेस का माइंड आता है, यहाँ बिजनेस आता है। वो बुक तो कहीं भी मिल जाएगा ना, और वैसे भी वो बुक लेकर क्या मतलब है, उनके पास जो बुक मिलते हैं ना, बाबा साहब के खंडे दिखे क्या उनके पास? खंडे कोई नहीं बेचता। बाबा साहब का ओरिजिनल जो राइटिंग है स्पीचेस है वो वहाँ पर बुक स्टॉल में कोई नहीं मिलता। मैं खुद जाकर आया हूँ, वो बुक स्टॉल में देखे नहीं मिलते खंड, मुझे वहां जाना पड़ता, शासकीय जो लाइब्रेरी गवर्नमेंट, वहां जाना पड़ता, वहां से बुलाना। ये खंडे क्यों नहीं बेचते? बाबा साहब का ओरिजिनल इतिहास क्यों नहीं बेचते? ये बेचते हैं उन किताबों को जो मनुवादी टाइप के लोग अपने नाम से और बाबा साहब का पोस्टर लगा के बेचते हैं। वो तो बाबा साहब के विरोध में ही काम है। ओरिजिनल अगर बुक बेचते होंगे तो उनका स्वागत है, लेकिन यहाँ राजनीति होगी कि उनको पता है कि हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा, हमारी बुक स्टॉल बंद हो जाएगी, हमारे पेट पर पैर पड़ेंगे, हमारे उधर निर्वाह का प्रश्न निर्माण होगा। आंदोलन की शुरुआत जो 1 जुलाई को वो उनके द्वारा हुई और उनको जो क्या बोलते सपोर्ट किया वो राजनीतिक दलों ने, अम्बेडकर राजनीतिक दलों ने, उन्होंने विचार नहीं किया इस बात। विचार करके काम, समिति जो काम कर रही है वो अपने हिसाब से काम करे। समिति के निर्णयों से आप असंतुष्ट है, आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, तो समिति को बुलाकर, जनता के बीच बुलाकर उससे सलाह मशवरा करना चाहिए, अपनी सूचनाएं देना चाहिए, उस हिसाब से समिति ने काम करना चाहिए। समिति का काम नहीं करती है तो जनता की ओर से जनहित याचिका डालो, हाईकोर्ट में डालो और समिति बर्खास्त हो। समिति पब्लिक ट्रस्ट मतलब पब्लिक का मसला है, और पब्लिक जिस दिन बोलेगी समिति को बर्खास्त करो, केस जाएगा, समिति बर्खास्त होगी। लेकिन ये आंदोलन के आड़ में किसी ऐसे व्यक्ति का बदनाम नहीं कर सकते जिसने दीक्षा भूमि का विकास किया, जिसके पूर्वज जिसके जो दादा साहब कवि है उन्होंने और उनके समिति उनके सहयोग में विकास किया, उसको भूलना। वो भूलना मतलब आप तो किए हुए कामों को भूलना है। तो मेरा सजेशन ऐसा है, क्योंकि मैं नागपुर में रह चुका हूँ और दीक्षा भूमि के पास में अगर अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है तो दीक्षा भूमि से लग के एक चित्रकला महाविद्यालय, जो चित्रकला महाविद्यालय ज्यादा एडमिशन की नहीं रहती और काफी जैसे हम बोल सकते हैं 1-2 एकड़ में है, तो वहाँ पे वो नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बना। चित्रकला महाविद्यालय की जगह लेने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बताया। एक वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाविद्यालय वो दीक्षा भूमि के अंदर में चलता है। चित्रकला महाविद्यालय की जगह छोटी है और वो किसी और संस्था की विद्यालय हो सकता है, लेकिन उसकी जगह लेने का कोई विषय नहीं। विषय है वो जो 16.5 एकड़ जो जगह जमीन है आरोग्य विभाग और 3.5 एकड़ जो जमीन है कृषि विभाग, वो गवर्नमेंट की है ना, और गवर्नमेंट की जमीन अधिग्रहित करने के लिए पैसा भी है में, और वहाँ पार्किंग की सुविधा होती है, वहाँ ऑडिटोरियम भी बन सकता है, वहाँ बाबा साहब के चलचित्र का थिएटर भी बन सकता है, वहाँ बाबा साहब का अभ्यास केंद्र भी बन सकता है, वहाँ आने वाली जनता के लिए सुविधा के हिसाब से रूम भी बन सकते हैं, कमरे भी मिल सकते हैं, यानी ढेरों सुविधा निर्माण होती है और वहाँ एक बिजनेस हब भी तैयार हो सकता है जो फ्री में तो नहीं है, ठीक है ना। और उसी जगह पर ये जो बुक स्टॉल वाले हैं वहाँ बुक स्टॉल भी अलर्ट कर दिए जाए, उनसे थोड़े किराया भी वसूल किया जाए, फ्री में जगह देने का क्या मतलब है? आप रोड पर की दुकान लगाने के लिए अतिक्रमण फंडा क्यों अपना रहे है ना। और इतने सारे बुक बेचने के बाद उनका जो नफा मिलता है, मार्जिन बहुत होती है बुक में। ये बुक स्टॉल पर जो बाबा साहब के खंडे होते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बाबा साहब खंडे क्यों नहीं रखते आप? तो वो तो उसमें मार्जिन नहीं है, 10% भी नहीं मिले, और इसमें 50%, 60%, 70% तक मार्जिन है, तो उनसे तो फिर किराया वसूला जाना चाहिए ना। वो जो 20 एकड़ जगह जो अगर अधिग्रहित होती है वहाँ बाकायदा बुक स्टॉल के लिए स्टॉल अलॉटमेंट किया जाए, तो लीज पर दिया जाए, किराया पर दिया जाए,
तो इतनी सारी नीतियां आती हैं और दीक्षा भूमि को ही आएगा ना वो दीक्षा भूमि का विकास ही होगा उन चीजों से उन पैसों से। तो ये लोगों ने ये जो आंदोलन हुआ है ना विनोद जी, मैं आपको डेफिनेट गारंटी से बात करता हूँ ये आंदोलन की शुरुआत को स्टार्ट जो लोग हैं उन लोगों ने उनको सपोर्ट किया बाकी के संगठन और बाकी के संगठन के लोग सिर्फ आंदोलन का इंतजार करते हैं, मुद्दा देखते हैं कब हम मैदान में जाए और तब आंदोलन में हमारा नाम चमके। नाम तो चमक चुका है, मजा नहीं आया। अभी जो जिस प्रकार से आंदोलन किया गया, आपने बताया कि वहाँ पे काफी गुने भी दाखिल किए और वो जो डेवलपमेंट के इकट्ठे किए गए और अभी उस पर शासकीय स्थगिति आ गई। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाली 14 अक्टूबर को जो कार्यक्रम वहाँ पे हर साल होता है तो क्या वो कार्यक्रम हो पाएगा या सरकार का कहना है। उप मुख्यमंत्री फडणवीस का भी मैंने स्टेटमेंट सुना, शिंदे साहब ने भी कहा, अजित पवार ने भी कहा, वहाँ नागपुर में नितिन जे राउत है उन्होंने भी कहा, गडकरी साहब ने भी कहा, उसके बाद में विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार जो है कांग्रेस के उन्होंने भी कहा कि 14 अक्टूबर से पहले वो जो गड्ढे हुए हैं वो भर दिए जाएंगे, समतल किए जाएंगे, यानी कम से कम कार्यक्रम हो। ऐसा यानी सर्वपक्षीय लोगों का कहना है, सर्वपक्षीय लोगों का। तो डेफिनेटली 14 अक्टूबर को उसका कार्यक्रम होगा, विजयादशमी वहाँ पर मनाई जाएगी, वो होगा। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या मसला वो है, क्योंकि वो निधि आई हुई है NIT और NMRD जो है और दीक्षा भूमि स्मारक समिति, इन तीनों को बैठ के वो मसला सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए 14 अक्टूबर की बात है। लेकिन उससे पहले अगर ये लोग ये तीनों बैठते हैं और वो जो हाईकोर्ट में जो पिटीशन दायर की हुई है शैलेश नारनवरे साहब, तो वो पिटीशन के हिसाब से और ये तीनों के समिति NIT और NMRD ये अगर बैठते हैं तो हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर वो जो अधिकृत करने की कोशिश की जा रही है 13.5 एकड़ और 16.5 एकड़ उसको हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। वो जगह जैसी अधिकृत होती है ये पूरा का पूरा पैसा वहाँ विकास काम करेगा, क्योंकि दीक्षा भूमि का जो गोल गुंबद है, स्तूप है, वो दर्शनीय भाग है। उसके चारों तरफ आप दीवार उठाएंगे, बिल्डिंग खड़ा करेंगे तो दर्शनीय भाग कहाँ दिखेगा, दिखेगा, है ना। उसका अट्रैक्शन क्या है दीक्षा भूमि का, वो गोल गुंबद है, वो रात में जो लाइटिंग होती है, वहाँ जो हरियाली है, वहाँ जो लोग दर्शन करते वो है। अगर चारों तरफ जो बिल्डिंग बनाएंगे तो जो गोल गुंबद के अंदर जो आवाज गूंजती है ना वो भी नहीं गूंजेगी, बराबर है ना। तो जो चारों तरफ जो वाल है या जो दीवार है वो दीवार को दर्शनीय बनाया जाए, छोटी दीवारें की जाए, उस पर फूल माला या वेल लताएं जो होती है वो रखी जाए, उस पर रोशनी की जाए, उसको रोशनी से जगमगाना चाहिए। वो करेंगे तो दीक्षा भूमि का सौंदर्य खुल जाए। आप ताजमहल गए कभी? आगरा जाएंगे, ताजमहल देखेंगे तो उसका जो आजू बाजू का परिसर है तो ऐसा बना, वो आवश्यक है, वो करना चाहिए। देखते हैं सर्वपक्षीय दल क्या करते हैं। अभी इसमें बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं ने तो हाथ डाला ही है। अभी ये यानी स्टे है सिर्फ कि वो अभी बांधकाम रुक दिया जाए, बाकी ये लोग जाए, लेकिन जो सुविधा वाला काम, जो विकास कार्य वो जारी रहेगा, बाकी नहीं होगा। लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ। शैलेश नारनवरे का कहना यही है कि दीक्षा भूमि के परिसर में कोई भी बांधकाम नहीं होना चाहिए। वो 20 एकड़ जो जमीन मिलने वाली है, अधिकृत करने वाले या करेंगे, उस पर सुविधाओं का काम होना चाहिए। ये एक हाईकोर्ट का जो डिसीजन आना है, पेंडिंग है, वो आएगा ऐसा मुझे लगता है। हाईकोर्ट सकारात्मक है और एडिको नारनवरे जो काम कर रहे हैं तो बढ़िया काम है, बढ़िया काम है। आने वाले दिनों में हो सकता है शैलेश नारनवरे समिति के ट्रस्टी के रूप में। चलो, तो ये थे हमारे साथ में राजू जी चौथमल, काफी विस्तार से इन्होंने दीक्षा भूमि के बारे में बताया है और हम उम्मीद करते हैं कि एडवोकेट नारनवरे साहब जी को अपनी लड़ाई में यश मिले। और जैसे कि उन्होंने कहा राजू जी चौथमल ने, और हम जनता का भी कहना ये है कि दीक्षा भूमि परिसर में कोई भी किसी भी प्रकार का बांधकाम ना हो। ये जो आजू बाजू की जमीन है 20 एकड़, वो सरकार ने अधिकृत करना चाहिए और उस पर सारा डेवलपमेंट करना चाहिए। इस उम्मीद के साथ में हम फिर से जनता के सामने हम नए नए उपक्रम लाते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय। अधिक